मॉर्निंग स्टूडेंट छात्राओं। आज मैं आपको बीए पार्ट सेकंड में जो फर्स्ट पेपर है मानव भूगोल उसके बारे में बता रहा हूँ। मानव भूगोल में आपका इस तरह से क्वेश्चन आता है कि निश्चयवाद, संभववाद एवं नवनिश्चयवाद की विचारधाराओं का भौगोलिक वर्णन कीजिए। इस तरह की विचारधाराएं मानव भूगोल में विचाराधीन है। मानव भूगोल में ये देखा है कि मानव पर भौतिक वातावरण किस सीमा तक प्रभाव डालता है। अभी तक इस बारे में कोई ने सटीक आंसर नहीं दिया। सबका ये कहना है कि एक तो कह रहे हैं कि भौतिक वातावरण वो मानव की समस्त क्रियाओं पर प्रभाव डालता है। इसको जनरल शब्दों के रूप में हम कह सकते हैं कि जो वातावरण है वो मानव की सभी शक्तियों पर प्रभावी होता है। इस तरह की विचारधारा के पोषक या समर्थक जितने भी विद्वान रहे हैं उन्होंने इस विचारधारा को निश्चयवाद का नाम दिया है। दूसरी ओर हम देखें तो कुछ भूगोलवेत्ता ये भी हैं कि वो कहते हैं कि मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है, एक सक्रिय प्राणी है। वह वातावरण को निष्क्रिय भी कर सकता है। वातावरण को निष्क्रिय करने के संदर्भ में कहते हैं कि वो कहता है कि मनुष्य प्रकृति का दास ही नहीं है, बल्कि मनुष्य प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो वातावरण है उससे नियंत्रित नहीं है, बल्कि वो उसमें खुद प्रकृति जो अवसर देती है उसको वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मानसिक क्षमता और शारीरिक शक्ति के अनुरूप उन संसाधनों का वह उपयोग करता है। उन संसाधनों को वह अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी मानसिक क्षमता के अनुसार अपने रूप में, अपने प्रोग्रेस में, अपने आर्थिक विकास में, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में परिपक्व कर लेता है। जैसे हम देखें कि किसी भी मरुस्थलीय क्षेत्र में वहाँ एक नहर का निर्माण कर दें तो वह नहर उस क्षेत्र के भौगोलिक वातावरण को धीरे धीरे, वहाँ वनस्पति बढ़ेगी, वहाँ कृषि होगी, वहाँ उद्योग लगेंगे, वहाँ परिवहन बढ़ेगा, वहाँ जनसंख्या का घनत्व बढ़ेगा। तो ऐसे एक भूदृश्य परिवर्तित होता जाएगा। तो ऐसे में प्रकृति का कोई वो रोल नहीं रहा। मानव ने अपनी आवश्यकता के अनुसार नहर का निर्माण किया। तो ऐसा दृश्य हम हिंदुस्तान में भी, भारत में भी जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उस संदर्भ में देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस दूसरी तरह के जो विचारधारा के जो भूगोलवेत्ता है उन्होंने ये कहा कि मानव पर प्रकृति ही हावी नहीं है, बल्कि मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार और अपनी मानसिक क्षमता और शारीरिक शक्ति के अनुसार अवसरों को अपने फायदे के अनुरूप अडेप्ट कर लेता है, उसमें संशोधन कर देता है, धीरे धीरे उस क्षेत्र को विकसित कर देता है। इस तरह से इस विचारधारा को संभववाद विचारधारा कहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि मानव
प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो सीमाएं हैं ना, उनको उनमें परिशोधित करते हुए उन प्राकृतिक जो सीमाएं प्रकृति ने दी उनमें संशोधित करके वह अपनी संशोधित किस तरह से करता है, मानव की बुद्धि जो होती है उससे, और उसको चूज करता है कि मेरे को पर अधिक बल देता है कि मेरे को चूज करने में कि भाई मेरे को ये चूज करना से ज़्यादा फायदा, मैं ज़्यादा विकसित होऊंगा। तो इस तरह की विचारधारा के जो भूगोलवेता है उसमें ब्लाश, ब्रून्स, डिमांजिया, ब्लेंचर्ड, फब्रे और अमेरिका के विद्वान भी है, बोमेन, हंटिंगटन, कॉल्स और हर्बस्टन, रॉक्स, ये सारे भूगोलवेता हैं ब्रिटिश और अमेरिकन, इन्होंने संभववाद को सर्वोपरि माना। तीसरी विचारधारा जो है नवनिश्चयवाद की विचारधारा है, जिसमें कि प्रकृति ने उपहार के तौर पर प्राकृतिक संसाधनों को दिया, मानव ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उस वातावरण जो था दिया प्रकृति ने, उसके अनुरूप ही वो धीरे 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 विकास की ओर उसमें संशोधन करते हुए अपनी विकास की ओर बढ़ता गया। तो इस तरह की विचारधारा में जिसमें मानव पर नियंत्रण के स्थान पर प्रभाव को महत्व दिया जाता है, इस तरह की विचारधारा नवनिश्चयवाद है। मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि मानव भूगोल में 3 तरह की विचारधाराएं आई। एक तो निश्चयवाद जिसमें प्रकृति सर्वशक्तिमान माना जाता है, दूसरी संभववाद जिसमें मानव के पुरुषार्थ को में आस्था रखी गई है कि मानव ही सर्वोपरि है, प्रकृति उसका दास है। तीसरी जो इस विचारधारा नवनिश्चयवाद जिसमें माना गया है कि मानव पर नियंत्रण के साथ साथ मानव का प्रभाव को महत्व दिया गया है। तो इस तरह से 3 तरह की विचारधाराएं जो आई वो है मानव भूगोल का आधारभूत स्तंभ रही है। अब जो इसमें से प्रथम जो है निश्चयवाद जो है, इसमें कहा गया है कि मानवीय क्रियाकलापों पर भौतिक वातावरण का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, और इसमें यही कहा गया है कि मनुष्य जो है प्रकृति का दास है। प्रकृति के अनुरूप ही रहकर मनुष्य अपने विचारों अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अपने क्षेत्र विशेष का विकास करता है। इस संबंध में कई भूगोलवेता है जिन्होंने मानव भूगोल के बारे में कहा। हिप्पोक्रेटस एक भूगोलवेता हैं, उन्होंने कहा कि मानव भूगोल में जो मानवीय जो विकास है वो है प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जलवायु का जो आधार है उसके अनुरूप ही मनुष्य अपने वातावरण की अपने क्षेत्रों की विकास करता है। जैसे कि प्राकृतिक वातावरण की स्थिरता की पुष्टि में उन पर्वतीय प्रदेशों के निवासियों की तुलना भी जो लंबे और विनम्र और साहसी हैं, विपरीत शारीरिक गठन वाले पतले दुबले सुंदर बलवान जो शुष्क और निचले प्रदेशों के लोग से भी ज़्यादा बेटर स्थिति मानी गई। इसी तरह से अरस्तु ने भी कहा कि यूरोप के ठंडे जो देश हैं वहाँ के निवासी बहादुर हैं, परंतु ज्ञान और तकनीक दृष्टि से वो पिछड़े हुए हैं। अन्य क्षेत्रों की तुलना में वे स्वतंत्र तो है, उनमें राजनीतिक संगठन का अभाव है, जिससे अपने पड़ोसी देशों के शासन चलाने में और असमर्थता रहने से वो विकसित नहीं हुए। और एशियाई देशों को जो मानव है वह ज्ञानी और चतुर है, परंतु भावना विहीन है,
इसके कारण दासता और गुलामी में जकड़े हुए हैं। यूरोपियों को देखो, जो मध्य क्षेत्र के निवासी हैं, उन्होंने इन दोनों से ही अपनी विशेषताओं को अलग रखते हुए विकसित किया। उन पर ये चीज़ है। इसी तरह से स्ट्रैबो, बोदीन, मोंटेस्क्यू, इन सब ने अपने अपने विचार रखे। कार्ल रिटर ने कहा कि भौतिक वातावरण के मानव क्रियाकलापों पर नियंत्रण में विश्वास था। उनका मानव केंद्रित दृष्टिकोण तत्कालीन वातावरण प्रधान विचारधारा का पोषक रहा, परंतु रिटर ने स्वयं मानव की कार्य कुशलता को समान महत्व दिया। मनुष्य के लिए पृथ्वी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि मनुष्य प्राकृतिक के अनुरूप ही अपनी विकास कर सकता है। प्रकृति के से घनिष्ठ संबंध माना उन्होंने। इसके बिना दूसरे तरह का विकास संभव नहीं हो सकता है। शक्ति और चातुर्य और कल्पना शक्ति और सहनशील शक्ति, बुद्धि, पृथकतावाद, हठी विचारधारा, उदासीनतावाद, ये सारे जितने भी मानवीय विचार वाले जो लोग हैं, वो है अपनी विकास की स्थिति को भिन्न भिन्न रूप में विकसित होते हैं, क्योंकि उनकी जो कार्य करने की क्षमता और वो सब भिन्न भिन्न होती है। हम्बोल्ट ने भी कहा कि भौगोलिक विश्लेषण का अंतिम लक्ष्य असंख्य प्राकृतिक दृश्यों के बीच एकता की झांकी करना है, अर्थात इसमें किसी भी क्षेत्र की सभ्यता के विकास में ध्यान रखते हुए भूमध्य सागर के आकार के प्रभाव की व्याख्या की है उन्होंने। समुद्र का प्रभाव फेनिशियन लोगों की बढ़ती हुई शक्ति का प्रत्यक्ष कारण है, और वे मानते थे कि राष्ट्र और सामान्य विचार रखते हुए द्रुत गति से विस्तार होने के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव कम नहीं हुआ कि इसका प्रकृति का। यूनानियों की क्रियाशील जीवन क्षमता और आइसोनियन लोगों द्वारा सामुद्रिक अभियान हेतु रुचि में ने भूमध्य सागरीय स्वरूप को विकसित करने के लिए एक संपन्न क्षेत्र प्रदान किया था। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि स्टेपीज प्रदेश के सामाजिक संगठन का अध्ययन देख सकते हैं। स्टेपीज प्रदेश की जलवायु घास के मैदान के रूप में वनस्पति वितरण मिलता है। वहाँ घास के वातावरण की विद्यमानता एक निश्चित कार्य प्रणाली को निश्चित करती है, अर्थात मानव का पूर्णतः पशुओं पर निर्भर रहना पड़ता है। उनमें से घोड़ों ही एकमात्र पशुधन है उनका। स्टेपीज प्रदेश में घोड़ों के लिए एक आदर्श वातावरण प्रस्तुत है, और अन्यंत्र पर्वतीय क्षेत्रों में ये अपने विशिष्ट गुणों को त्याग देते हैं। स्टेपीज प्रदेश एक विशेष महत्व वाले हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो 19वीं शताब्दी में मानव भूगोल के सुदृढ़ डालने वाला जो एंथ्रोपोलॉजी वाला जो ग्रंथ था, उसमें पार्थिविक एकता के सिद्धांत को वर्णन करते हुए कहा कि प्रकृति द्वारा मानव कार्यों का निरीक्षण होता है। अब हम दूसरी तरह की जो विचारधारा है उसमें ये कहा गया है कि निशीवादी विचारधारा की आलोचना करते हैं हम। आलोचना में कहा कि 20वीं शताब्दी में मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है। आप मनुष्य अपने क्षेत्र में रहते हुए प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो सांस्कृतिक, भौतिक और भौगोलिक तत्वों का जो उपहार मिला है, उसमें वह धीरे धीरे अपना विकास करता जाता है, वातावरण को विकसित करता जाता है, और वो धीरे धीरे वातावरण
में अपने आर्थिक और सांस्कृतिक दशाओं में समानता नहीं रखता है। इसलिए इसके आलोचक ये कहते हैं कि निश्चयवादी प्रकृति को दास बनाती है, जबकि संभववादी इसको प्रकृति का दास नहीं मानते हैं। दूसरी बात है कि प्रकृति इसमें जो निश्चयवादी आलोचक कहते हैं कि इसमें प्रकृति मानव पर प्रभाव डालती है, पर मानव भी तो बदले में अपने वातावरण को प्रभावित करता है। तीसरी बात यह कि अगर वातावरण जनित तत्व स्वयं कठिनता से जनसंख्या के वितरण को व्यक्त करते हैं, तो चीन का जनाधिक्य और भूमि के उपयोग और मानव बसाव को लेकर पूर्वजों की जो पूजा अर्चना और ये से संबंधित जो है बात, उसमें विभिन्नता पाई जाती है कि जनसंख्या झुकाव को देखते हुए चीन में एक अलग ही भौगोलिक दृश्य दिखता है। इसी तरह से अगर हम उद्योगों को देखते हैं तो उद्योग भी बहुत ज़्यादा डिफरेंटता लिए हुए हैं। दूसरी विचारधारा संभववाद। संभववाद में इस तरह की विचारधारा वाले जो लोग हैं वो वातावरण को नियंत्रण को स्वीकार नहीं करते हैं। वे मानवता की जो दक्षता या क्षमता को स्वीकार करते हैं। फेबरे ने इनकी विचारधारा को संभववाद का जो शब्द दिया, इस विचारधारा में समर्थक जो विद्वान थे, जो फ्रांसीसी थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के भी जो थे, फ्रांस के जो ब्लाच और ब्रून्स थे वो कट्टर समर्थक थे, और अमेरिका के बोमेन और कार्ल सोर ये भी कट्टर समर्थक थे। इसमें विडाल फेबरे ने मानव एक भौगोलिक दूत माना, पशु नहीं है। वो सर्वत्र पृथ्वी की रचना की विवेचना में उनमें परिवर्तनशील भौगोलिक अभिव्यक्तियों के संबंध में ढूंढने के योग देता है मनुष्य, जिनका अध्ययन करना मानव भूगोल का एक कर्तव्य था। इसमें हम कह सकते हैं कि कहीं अनिवार्य नहीं है, सब और संभावनाएं हैं। प्रकृति जो कि सब जगह ही अनिवार्यता नहीं है, सब जगह संभावनाएं हैं। मानव उनके स्वामी के रूप में उनका निर्णायक है। संभावनाओं के उपयोग से स्थिति में जो परिवर्तन होता है उससे मानव को ही प्रथम स्थान मिलता है। पृथ्वी जलवायु या विभिन्न स्थानों की नियतिवादी परिस्थितियों का वो है। इस तरह से संभववाद में विचारधारा एक मानव के स्वयं की प्रोग्रेस का परिणाम मानती है। तीसरी विचारधारा है नवनिश्चयवाद, जो कि प्रकृति और मानव दोनों आपस में परस्पर सहयोग करते हुए, किसी भी क्षेत्र में रहते हुए, भूभाग पर रहते हुए उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण को परिवर्तित करते हैं। प्रकृति पर पूर्ण तरह से नियंत्रण नहीं रहते हैं, बल्कि वह उसकी कैद में भी नहीं रहते हैं। उनके उपयोग को अपनी समर्थक बुद्धि कौशल से काम में लेते हुए विकास और वृद्धि करता जाता है। इस तरह की विचारधारा नवनिश्चयवाद है। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। जय भारत।